बने एक दूजे के वास्ते पार्ट 12। वंश और कार्तिक जैसे ही राजेश के ऑफिस में पहुंचे तो वंश, कार्तिक और उसके सारे बॉडीगार्ड भागते हुए अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं। जैसे ही वो एक कमरे में पहुंचते हैं वहां उनको राजेश और नैना दिखते हैं, जो बैठकर कॉफ़ी पी रहे होते हैं और बार बार हंसे जा रहे थे। तभी वंश उस रूम में पहुंचा। उसको सामने देख राजेश के चेहरे से सारी खुशी गायब हो गई। वो डर के मारे बस इतना ही बोल पाया, तुमको यहाँ का पता कैसे चला। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाता कि उससे पहले ही वंश उसकी कॉलर पकड़ लेता है और एक घूंसा कस के उसे मारता है। राजेश के मुंह से खून निकलने लगता है। वो उसको वहीं फेंक कर आगे चला जाता है। उसके आगे के कमरे से कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। उसके बढ़ते कदम अब चाह कर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। वो सामने का नज़ारा देखने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रहा था। उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। घबराहट से उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाया। उसने अपने आप को बुरा से बुरा नज़ारा देखने को तैयार किया और दरवाजे को धक्का दे कर खोल दिया। उसने सामने देखा तो सानवी रेड कलर की नाइटी में पड़ी थी। उसके हाथ पैर बेड के चारों कोनों से बंधे हुए थे और सानवी के मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और कुछ 4 से 5 लोग उसके अगल बगल बैठकर उसको छू रहे थे। सामने वीडियो रिकॉर्ड के लिए लगी थी। तभी अचानक से दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनकर सब अपनी जगह खड़े हो जाते हैं। सामने वंश को देखकर सबकी सांसें रुक जाती है। वंश एक नज़र उन सबको देखता है। ये वो लोग थे जो अपने बिजनेस में फ्रॉड करते थे और वंश ने उन्हें बर्बाद किया था। फिर वो सानवी को देखता है। वो उसको देखकर थोड़ा कांप सा जाता है। वो अपने हाथ के इशारे से अपने पीछे आ रहे बॉडीगार्ड्स को रोक देता है और अपने कोट को उतारते हुए आगे बढ़ता है। सानवी उसको अपने सामने देखकर रोने लगती है। वंश को देखकर सारे आदमी अपनी अपनी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर भाग जाते हैं। उनको बाहर आता देख कार्तिक गुस्से से पागल हो जाता है। वो राजेश को 3-4 थप्पड़ मार देता है और कहता है, तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है। तू तो उससे प्यार करता था। मैंने तेरे लिए उसे छोड़ दिया था। फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल, क्यों किया ऐसा? राजेश एक घटिया मुस्कान के साथ बोलता है, क्योंकि नफरत करता हूँ मैं तुमसे। बर्बाद करना चाहता था तुम्हें, इसीलिए प्यार का नाटक किया मैंने उसके साथ ताकि तुझे तकलीफ़ हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुझसे नफरत की है। मुझे लगा था कि उससे ब्रेकअप के बाद तू खुद को मार लेगा, लेकिन वहाँ भी तेरी किस्मत अच्छी थी जो वंश ने तुझे बचा लिया। ये सुनकर कार्तिक उसको एक और थप्पड़ जोर से मार देता है और कहता है, तू मेरा भाई नहीं हो सकता। अरे मैंने क्या कमी रखी थी तुझे अपना प्यार देने में? मैंने हर छोटी बड़ी गलती से तुझे बचाया, एक बड़े भाई की तरह तेरी हर ख्वाहिश पूरी की, लेकिन तू मेरे मरने का इंतज़ार करता रहा। ठीक है, जब ऐसा ही है तो अब मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। वंश सानवी के हाथ पैर को रस्सी से आज़ाद करता है। सानवी को अपने कोट से ढक देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। आज तो वंश भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके भी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो शानवी से पूछता है, क्या किसी ने तुम्हारे साथ कुछ? शानवी रोते हुए नाम में सर हिला देती है। वंश शानवी को कुछ देर यूं ही अपने गले लगाए रहता है। उधर कार्तिक से इंतज़ार नहीं होता और वो भी अंदर आ जाता है। वो शानवी को वंश के गले लगे देखता है। उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और वंश के कंधों पर अपने हाथ रखता है। वंश कार्तिक की तरफ देखता है और कार्तिक से कहता है, तुम शानवी को घर लेकर जाओ। मुझे पता है अब जो यहाँ होने वाला है तुम उसको देख नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगा। कार्तिक आगे बढ़ता है और सानवी को अपने बाहों में उठा लेता है और जाने के लिए मुड़ता है तो सानवी वंश से कहती है, वंश, उसने मेरे साथ आज तक जो भी किया है उसके साथ भी वही सब करना है आपको। मुझे तभी खुशी मिलेगी जब मैं उसकी चीखें सुनूंगी। नैना भी इसमें शामिल है। कार्तिक उसको लेकर चला जाता है। वंश गुस्से से पागल हो जाता है। वो राजेश को पहले तो बहुत मारता है, फिर बोलता है, इसको ले जाओ और इसके साथ भी वही सब करो जो
इसने सानवी के साथ करने की सोची थी। इसके साथ लगातार 3 दिन तक वही सब होना चाहिए। उसके बाद इसके हाथ और पैर को तोड़ देना और उसको मौत के घाट उतार देना। ये सुनकर राजेश डर से कांपने लगा। वो रोते हुए कहता है, वंश मुझे मार डालो, अगर मेरी जान लेनी है तो ले लो, लेकिन ये सब मत करो। वंश उसको एक लात मारता है और कहता है, तुझे बहुत शौक है ना दूसरों की इज्जत लूटने का, अब तू अपनी इज्जत बचा ले, मर्द है ना। ये कहकर वो बाहर की तरफ चला जाता है। सामने उसको नैना दिखती है। वो वंश को देखकर डर जाती है। वंश उसको गुस्से से घूरता है और उसको उन आदमियों के हवाले कर देता है जो सानवी के साथ बुरा करने वाले थे और कहता है, तुम लोग इसके साथ भी वही करोगे जो मेरी बीवी के साथ सोचा था, और अगर नहीं किया तो तुम लोगों की ज़िंदगी बद से बदतर हो जाए। मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगा। नैना ये सुनकर डर से कांपने लगती है और बोलती है, नहीं, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे माफ़ कर दो। वंश, मैं राजेश की बातों में आ गई थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो वंश उससे कहता है, तुम एक औरत होकर दूसरे औरत के साथ इतना घिनौना काम कर सकती हो। अब तुम भी वही महसूस करो जो मेरी सही समय पे ना आने पर अभी सानवी महसूस कर रही होती है। ये कहकर वंश बाहर निकल आता है। बाहर निकल कर वो अपने कार से लगकर नीचे बैठ जाता है और सोचता है, आज अगर मैं ज़रा सा लेट हो जाता तो सानवी के साथ जो होता उसको सोचकर उसका शरीर कांपने लगता है। ये सोच कर उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और कुछ देर वहीं बैठे रहने के बाद वो उठता है और कार ड्राइव करके अपने घर की तरफ चल देता है। इधर कार्तिक सानवी को वंश के कमरे में ले जाकर सुला देता है और कुछ देर तक उसको ध्यान से देखता है और सोचता है कि क्या मैंने जो समझा था वैसा नहीं था, क्या उस वक्त भी निर्दोष थी, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उसके मन में हजारों सवाल आ रहे थे। तभी वंश वहां आ जाता है तो सानवी को सोते हुए देखता है तो उसको आराम मिलता है। वो कार्तिक से पूछता है, क्या वो सो गई? कार्तिक ना में सर हिलाता है और कहता है, नहीं, उसको शायद कोई बेहोशी की दवा दी गई है, इसीलिए वो कार में बैठते ही बेहोश हो गई। मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। डॉक्टर आता है, वो शानवी को दवा देता है और कहता है उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा और वो चला जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद वंश कार्तिक को ड्रिंक के लिए बुलाता है और कार्तिक और वंश दोनों ड्रिंक करते हैं और वंश शानवी के साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब बातें कार्तिक को बता देता है। पूरी बात जानने के बाद कार्तिक को अपने किए पर पछताते हुए सोचता है, मैं उसको बचा सकता था, मुझे बस एक बार मुड़कर देख लेना चाहिए था, तो शायद आज उसके साथ वो सब कुछ ना हुआ होता। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। वो शानवी को देखना चाहता है पर उसकी हिम्मत नहीं होती। वो चुपचाप से अपने घर चला जाता है। वंश उठकर अपने कमरे में जाता है और शानवी के पास बैठकर उसको प्यार से देखने लगता है। उसके बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? जब तुम जानती थी कि तुम्हारी जान को खतरा है तो तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर ऐसी भी क्या बात थी जो तुम बिना सिक्योरिटी के ऑफिस से बाहर निकल गई, जो तुम्हें अपने जान की भी फिक्र नहीं थी? वो धीरे धीरे झुकता है और सानवी के माथे को चूम लेता है और कुछ देर बाद सानवी को होश आता है तो वो वंश को अपने सर के पास बैठे देखती है। वंश सानवी को जगह देखकर उसको पानी लाकर देता है और सोफे पर सोने के लिए जाता है। शानवी उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, वंश, क्या आज आप मेरे पास सो सकते हैं प्लीज़? वंश अपना सर धीरे से हाँ में हिला देता है और सानवी के बगल में लेट जाता है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो पहली बार सानवी के बगल में सो रहा था। उसे सानवी के शरीर की खुशबू आने लगती है। सानवी डरते हुए उसके सीने से लग जाती है। वंश एकदम से चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि क्या शानवी उसको पसंद करने लगी है। शानवी उसके सीने से लगकर रोने लगती है। उसको यूं रोता देख वंश बहुत दुखी हो जाता है और उसको अपने करीब करते हुए पूछता है, क्या तुम रो क्यों रही हो? शानवी रोते हुए बोलती है, वंश, मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हो गया। वंश उसके बालों में
हाथ फेरते हुए कहता है, नहीं, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं। ये बोलते समय वंश की आंखों में आंसू आ जाता है। वो शानवी की कमर को पकड़कर अपने और करीब कर लेता है। शानवी उससे कहती है, वंश मैं। वो वंश उसको कस के अपने बाहों में भर लेता है और कहता है, कुछ मत कहो, बस आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। शानवी को वंश के परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। वो खुद को वंश की बाहों में बहुत ही महफूज महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे नींद के आगोश में चली जाती और वंश बस यूं ही शानवी को पकड़े रहता है और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चला जाता है। सुबह जब वंश की नींद खुलती है तो शानवी को अपने बगल में सोए हुए देखता है। वंश शानवी के चेहरे पर आए बालों को अपने हाथों से हटाता है। वो उसकी सुंदरता में खो जाता है। उसको यूं बेखौफ होकर उसकी बाहों में सोता देखकर वंश के होठों पर हल्की सी एक मुस्कान आ जाती है। वो शानवी को ध्यान से देखता है। वो सोचता है, काश ये वक्त यहीं रुक जाता और मैं अपनी बाहों में लिए तुम्हें यूं ही देखता रहता। शानवी, तुम नहीं जानती मैंने तुमसे कितना प्यार किया है, मैं कितना तड़पा हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें खोजते खोजते मैंने तुम्हारे जिंदा होने की सारी उम्मीदें खो दी थी। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। और किस्मत का खेल तो देखो, जब मैंने तुम पे हार मान ली और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया तो उससे तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया। अब तुम मिली हो, मैं फिर तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सोचते हुए शानवी के माथे पर हल्के से किस करता है। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो गुस्से से फ़ोन देखता है। केशव का कॉल था। वो उठकर लिविंग रूम में जाता है और कॉल रिसीव करता है और गुस्से से बोलता है, क्या है? केशव समझ जाता है सर का मूड अच्छा नहीं है तो वो बोलता है, सर कांग्रेट्स, हमारी कंपनी सेलेक्ट हो गई है। मैम सच में ऑसम है सर, आज आपकी 2 बजे मीटिंग है। वंश घमंड से सर उठाकर और मुस्कुराते हुए बोलता है, सेलेक्ट तो होना ही था, आखिर बीवी किसकी है? और ये बोलकर कॉल कट कर देता है। शानवी भी उठ जाती है। कमला दोनों को कॉफ़ी बना कर देती है। वंश शानवी को रूम से बाहर आता देखता है तो मुस्कुराते हुए बोलता है, आप फेमस होने वाली हैं मिस शानवी, ऑटोग्राफ प्लीज। शानवी को कुछ समझ नहीं आता तो वो वंश से पूछती है, क्या हुआ है वंश, ये सुबह सुबह आप कैसा ऑटोग्राफ मांग रहे हैं, क्या बात है? वंश उसको देखता है और बोलता है, हमारी कंपनी सेलेक्ट हो गई है। शानवी को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो खुशी से चिल्लाती है। उसको खुशी में होश ही नहीं रहता है और वंश के गले लग जाती है और बोलती है, थैंक यू वंश, थैंक यू मेरा सपना पूरा करने के लिए। वंश एक पल के लिए तो सदमे में चला जाता है क्योंकि आज से पहले उसने शानवी को इतना खुश नहीं देखा था। वंश उसके कंधों पर हाथ रखता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें मीटिंग के लिए जाना है। शानवी यहाँ में सर हिला देती है और तैयार होने चली जाती है। वंश बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ता है। शानवी तैयार होकर आती है। एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तो चले वंश। वंश उसकी तरफ देखता है और उसको यूं मुस्कुराते देखता वो सोचता है, आज ये कितना खुश है। इसे देखकर लगता ही नहीं है कि कल ही इसके साथ कुछ बुरा हुआ था या फिर इसने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे वक्त देखे हैं कि कल जो हुआ उसके लिए वो कुछ भी नहीं था, इसलिए तो वो इतनी आसानी से सब कुछ भूल गई। चलो अच्छा ही है, लेकिन मुझे ये जानना है कि ऐसी भी क्या बात थी जो इसने बिना अपनी जान की फिक्र किए हुए यूँ बाहर चली गई। वंश को यूँ कहीं खोया देखकर शानवी ने वंश के सामने हाथों से चुटकी बजाई तो वंश होश में आया। शानवी ने पूछा, कहाँ खो गए आप? चलें ऑफिस, कहीं हम लेट ना हो जाए। वंश हल्की सी मुस्कान के साथ हाँ में सर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। और तभी कमला आती है और बोलती है, मैडम आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन है, लीजिए दही चीनी खा लीजिए, इससे आपका सब काम अच्छा जाएगा। शानवी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कमला आंटी को बोलती है, थैंक यू आंटी, और दही चीनी खाकर आंटी के गले लगती है और वंश के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है।
कार में बहुत सन्नाटा था। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कहानी का नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।